वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 5 से लगा करके 9 तक के जितने भी कार्यपत्रक है सभी को बच्चों हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने एक वीडियो और डाला था जिसके अंदर हमने 1 से 4 तक के कार्यपत्रक पढ़े थे। आज हम 5 से लगाकर 9 तक के जितने भी कार्यपत्रक है सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो विज्ञान का दूसरा चैप्टर है या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है उसके बारे में है, और जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर मिश्रण रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल में वायु का संगठन वृत्ताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, उनका कितना प्रतिशत है वो हमें आरेख के द्वारा बताना है। तो हमने एक पाई चार्ट बना रखा है जिसके अंदर हमें पता है सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत कितना है 78% है। उसके बाद हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कितने प्रतिशत 21%, यानी हमें टोटल 99% तो ये दोनों गैसें देखने को मिलती है, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। जो बची हुई गैसें वो सारी कितने प्रतिशत में आती है, 1 में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस है वो कितनी है 0.03% पाई जाती है। अन्य गैसें की बात करें जैसे हीलियम, नियोन, बाकी जो गैसें हैं वो कितनी है 0.97% में पाई जाती है सारी गैसें। अगला है मिश्रण की परिभाषा लिखिए। 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलने से मिश्रण बनता है। यानी या तो 2 या 2 से अधिक अगर कोई शुद्ध पदार्थ है तो अगर हम उनको मिला दें तो क्या बनेगा, वो मिश्रण बनेगा। तो जैसे उदाहरण की बात करें तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा गैसें क्या हुई, घुली हुई है। अगला है समांगी और विषमांगी मिश्रण को छांटिए। समांगी और विषमांगी, समांगी यानी कौन कौन से मिश्रण हो गया अपना, जल, यहाँ पर जल, चाय, शरबत, दूध, तेल, पानी का मिश्रण है, सल्फर, लोहा और चूर्ण का मिश्रण है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा समांगी है, कौन कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर है जल, चाय, शरबत एवं दूध है। ये कौन से मिश्रण हो गए हमारे, ये समांगी मिश्रण हो गए, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण जिनको हम एक बार मिलाने के बाद अलग नहीं किया जा सकता, जैसे तेल व पानी का मिश्रण हो गया, इनको हम अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक बार इनको मिला दिया तो हम इनको वापस अलग कभी भी नहीं कर सकते। सल्फर एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण आदि। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक धातु भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, जैसे अगर हम लिखें तो दोनों धातु हो तो भी क्या होगा, एक समांगी मिश्रण। एक धातु हो और ये क्या हो, अधातु, तो भी क्या होगा, हमारा एक समांगी मिश्रण होगा। यानी अगर हम दोनों धातु को मिला दें, चाहे एक धातु चाहे एक अधातु हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मिश्र धातु कहलाता है। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है, यानी पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो ये 2 धातुओं से मिलकर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा कितना प्रतिशत है इसके अंदर, 70% पाया जाता है। और जिंक, यानी तांबा तो अपना क्या हो गया, कॉपर हो गया, जिंक क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है, जिसके अंदर जो अपना कॉपर है और जिंक है, यानी कॉपर तो कितना प्रतिशत होगा 70%, और हमारा जो जिंक होगा इसके अंदर 30% होता है। यानी अगर पीतल की कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो उसके अंदर 70% तो क्या होता है, कॉपर होता है, और 30% हमारा जिंक मिलाया जाता है। अगला कार्यपत्रक है बच्चों, कार्यपत्रक 6, जिसके अंदर भी हमारा वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अगला है हमारा विलयन। तो यहाँ पे विलयन की बात करें, विलेय और विलायक, यानी बच्चों विलेय और विलायक क्या क्या है उसके बारे में समझना है। तो विलयन किस किस से मिलकर बना है, एक तो हमारा विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक। विलेय का मतलब जिसके अंदर मिलाया जाता है, और विलायक का मतलब क्या हो गया, जिसको मिलाया जाएगा। जैसे पानी है और शक्कर है, तो क्या करोगे, हमेशा अपन क्या मिलाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर मिलाया जाता है वो तो क्या कहलाता है, हमारा विलेय कहता है, विलेय कहलाएगा। जिसको मिलाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विलायक कहलाएगा। यानी जिसके अंदर मिलाया जाता है वो तो विलेय होता है, जिसको मिलाया जाता है वो हमारा विलायक होगा। यानी पानी के अंदर हम शक्कर मिलाते हैं तो मिला किस में रहे, पानी में, तो पानी तो हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। शक्कर क्या हो जाएगा, हमारा विलायक हो जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यानी टिंचर आयोडीन है वो किस किस का मिश्रण है, तो आयोडीन और प्लस एल्कोहल, अभी भी है
क्वेश्चंस आया था आपके लिए एग्जाम के अंदर कि टिंचर आयोडीन किस किस का मिश्रण है। तो आयोडीन तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, विलेय हो जाएगा, और जो एल्कोहल है C2H5OH जो इसका फॉर्मूला होता है ये हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाता है। दोनों क्या है, एक दूसरे के मिश्रण से मिलकर बने हैं। टिंचर आयोडीन विलयन में विलेय एवं विलायक को पहचानिए। तो अभी अपन ने ऊपर देखा था आयोडीन क्या होता है, इसके अंदर विलेय है यानी जिसके अंदर इसको मिलाया जाता है। एल्कोहल क्या होगा, यानी हमारे पास विलयन किसका है, आयोडीन का है, जिसके अंदर क्या मिलाते हैं, एल्कोहल मिलाते हैं। अगला है विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी वो एक दूसरे के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, जिनको अपन वापस क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। अगला है एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल को 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या हो। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लिखना है। ऊपर तो क्या रहेगा हमारा, विलेय रहेगा, नीचे क्या रहेगा हमारा, विलायक रहेगा, और इनटू क्या आ जाएगा, हमें प्रतिशत पता करना है, किससे गुणा करेंगे बच्चों, 100 से। विलेय कितना हमारा 40 ग्राम है, विलायक कितना हमारा 320 ग्राम है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। यानी 1 0 से 1 0 चला गया, साथ ही चलो इसमें से नहीं काटते, इस वाले 0 को हटा लेते हैं, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 बटा 32। अब 4 के टेबल से वापस काट देते हैं, 4 से ये 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा हमारा, 4 के टेबल से अगर हम इसको काटें तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, ये कितनी बार कटेगा हमारा 25 बार, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 12.5% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलयन के गुणधर्म लिखिए, यानी हमें बताना है कि विलयन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी समांगी का मतलब जब दो चीजें एक दूसरे के अंदर आसानी से घुल जाती है, जिनको हम आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं। विलयन के कण अत्यंत छोटे होने के कारण ये खुली आंखों से नजर नहीं आते हैं, यानी विलयन के जो कण होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि अपन उनको किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, और बिना खुली आंखों के हम इन्हें नहीं देख पाते। कणों का आकार छोटा होने के कारण ये प्रकाश का परिकीर्णन नहीं कर पाते। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते हैं, यानी विलयन के कण कितने छोटे होते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको फैला नहीं पाते हैं। विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना है, यानी विलयन किस किस से मिलकर बना है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर के हमारा विलयन बना है। अगला है कार्यपत्रक 7 है, जिसके अंदर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी ये भी हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताइए, यानी हमें जेल कोलाइडल है उसका उदाहरण बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, जिलेटिन इसका सही उत्तर होगा। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं समझाइए। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, यानी एक जो बंद कमरा है अगर उसमें से अगर छोटा सा छेद हो और प्रकाश की किरण कमरे के अंदर आती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, इन छोटे छोटे कणों के द्वारा फैल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जो बंद कमरे में या हम जंगल के अंदर भी देख सकते हैं, अगर जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको बहुत ही कम जगह मिलती है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या होती है, पेड़ों से फैल जाती है, यानी जहां से भी उसको निकलने का मार्ग मिलेगा वो किरणें फैल जाती है। इसको हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। कोलाइडल विलयन, तो इसमें बोला है कि कोलाइडल विलयन है ये कौन कौन सी अवस्था से बनता है, तो पहले में आ जाएगा परिक्षिप्त और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रक्षेपण हो जाएगा। अगला है कोलाइडल क्या है, ये कौन सा मिश्रण है, यह हमारा विषमांगी मिश्रण है, यानी दो चीजों को अगर मिलाया जाता है तो वो आसानी से नहीं मिलती है, उनको बाद में हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अगला है फोम रबड़ स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, तो इसमें गैस कौन सी अवस्था इसकी प्रावस्था है। अगला है धुआं विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है, तो ये कोलाइडल का क्या है उदाहरण है। अगला है कोलाइडल के हमें कोई 3 गुणधर्म बताने हैं, यानी कोलाइडल कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। एक तो ये विषमांगी मिश्रण है, यानी इनको आसानी से अलग कर सकते हैं मिलाने के बाद। कणों का आकार सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख नहीं पाते हैं, यानी इनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, यानी हम इनको छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। ये कण प्रकाश के मार्ग को दृश्य बना देते हैं, यानी उसको बिल्कुल भी
दृश्य बना देते हैं। अगला है कार्यपत्रक 8 है, जिसके अंदर भी हमारा चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके अंदर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक का मतलब हो गया, अगर मैंने ए को बी में कन्वर्ट कर दिया तो मैं वापस बी को ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास बर्फ है तो मैं इसको किस में करूँगा, पानी में बदल सकता हूँ और पानी को वापस बर्फ में बदला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ए को अगर बी में बदला गया तो बी को वापस ए में नहीं बदला जा सकता है। जैसे अगर मैंने दूध से दही बना दिया तो दही से मैं दूध बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता हूँ। जैसे अगर लकड़ी को मैंने जला दिया तो कोयला बन गया, कोयले से वापस लकड़ी बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये हमारा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक। क्योंकि अगर दूध से दही बन गया है तो वापस अपन दही से दूध कभी नहीं बना सकते। निम्न दिए गए परिवर्तनों में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को अलग अलग करना है। तो पहला है हमारा सोने से गहनों का बनना, हरे पेड़ को काटना, चाय का बनना, ईंधन का जलना। तो हमें दो कैटेगरी में बांटना है कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, कौन कौन से रासायनिक। अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो सोने से गहनों को बनाना, यानी हम सोने से गहना बनाएंगे, गहने से वापस सोना बना सकते हैं। हरे पेड़ को काटना तो वापस हम उसको उगा के क्या कर सकते हैं, नया पेड़ बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन चाय का बनना, अगर हमने दूध से चाय बना दी तो चाय से वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। ईंधन का जलना, अगर मैंने लकड़ी से कोयला बना दिया तो कोयले से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अवस्थाओं को अंतर रूपांतरण एक परिवर्तन है, तो यानी एक अगर बी में बदल गया तो बी वापस ए में बदल जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है हमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। तो पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, पहला है यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी ए को अगर बी में बदल दिया गया तो बी को वापस ए में बदला जा सकता है। यानी बर्फ से पानी बन गया तो पानी को वापस बर्फ बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन के अंदर ए को अगर बी में बदल दिया गया है तो वापस बी को ए में नहीं बदला जा सकता, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा स्थायी परिवर्तन है। दूसरा है इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, यानी अगर ए से बी बन रहा है तो बी से वापस ए ही बनेगा। यानी अगर हमारे पास क्या है, दूध से दही है तो दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। लेकिन कभी भी अगर हम बात करें तो बर्फ है वो पानी में बदल गया तो पानी वापस किस में बदलेगा, बर्फ में। यानी इसकी कोई भी नया उत्पाद नहीं बन रहा है, जो पहले था वापस वही उत्पाद हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया की बात करें तो ये जो तीर का चिन्ह होता है इसके पहले अभिकारक होता है, उसके बाद में जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अगला हो जाएगा इसमें एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया उत्पाद बनता ही बनता है। अगला है यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, इसका मतलब है कि अगर ए को बी में बदला गया है तो बी वापस ए में हो जाता है, यानी वो परमानेंट नहीं होता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, इसका मतलब अगर ए को बी में बदल दिया गया है तो वापस बी को ए में कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तनों को दर्शाने वाला कोई उदाहरण दीजिए। जैसे मोमबत्ती का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन भी है और एक हमारा भौतिक परिवर्तन भी है। अगला है कार्यपत्रक 9, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी ये भी चैप्टर हमारा 2 है और इसके अंदर हम शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जितनी भी धातु होती है वो क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन ये एक ऐसी धातु है, यानी Hg मरकरी, इसको पारा बोलते हैं अपन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मरकरी। इसको Hg से लिखते हैं और हम इसको पारा भी बोलते हैं। यानी जितनी भी धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किन्हीं 3 उपधातुओं के नाम लिखिए, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या हो जाएगी हमारी, सिलिकॉन का मतलब तो देखो, बोरोन का मतलब तो Br हो गया, सिलिकॉन का मतलब ऐसा ही हो गया, जर्मेनियम का मतलब क्या हो जाएगा, Ge हो जाएगा। ये सारी कौन सी हमारी उपधातुएं हैं। यौगिकों को परिभाषित करते हुए 2 उदाहरण दीजिए। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। यानी यौगिक क्या बनता है, यानी हमारे पास 2 धातु हो, उनका जो अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे मान लें कि
NaCl है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और हमारा क्लोरीन का कितना है 17 है। इसका मतलब ये जब भी घुलेंगे 11:17 में ही घुलेंगे। अगला है निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ब्रोमाइड हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन और ब्रोमाइड से मिलकर बना है। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट में क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी है, सल्फर भी है और हमारा ऑक्सीजन भी है। देखो ऑक्सीजन कैसा आया SO4 है, तो सल्फेट का सूत्र क्या होता है हमारे पास SO4 और ऊपर पावर क्या होती है संयोजकता -2 होती है, यानी एक तो सल्फर हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन भी हो जाएगा, यानी ये कितने का मिश्रण है 2 का हो गया। और पोटेशियम तो हमारे पास पहले से ही है जिसको हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आघात वर्धनीयता का कोई एक उपयोग लिखिए, यानी इसका उपयोग बताना है क्या होता है। इस गुण के कारण ही धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, यानी जितनी भी धातुएं हैं उनको अगर हम पीट पीट करके एक पतली चादर बना सकते हैं तो उसको आघात वर्धनीयता बोलते हैं। धातु और हमें अधातु में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो सबसे पहले धातु क्या होती है, चमकीली होती है। जैसे हम बात करें सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या हैं हमारी धातुएं हैं जो क्या होती है चमकीली होती है। अधातु की बात करें तो ये चमकीली नहीं होती है। दूसरा है ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है, यानी एक नोड से दूसरे नोड पर विद्युत का प्रवाह हो सकता है, यानी अगर कोई धातु है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या होगा विद्युत और ताप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, यानी उसके अंदर अगर विद्युत की बात करें तो हम अगर कोई भी धातु लेके जाएं कहीं भी किसी भी चीज को अगर टच करें लाइट वाली को तो हमें करंट आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर विद्युत का क्या होता है प्रवाह होता है, क्योंकि वो विद्युत की सुचालक है। और बच्चों अगर अधातु की बात करें तो विद्युत की कुचालक है। लेकिन इसके अंदर अगर अपन बात करें ग्रेफाइट की, जिसके अंदर पेंसिल है उसका जो ब्लैक कलर का जो नोक होती है वो क्या होती है ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, लेकिन ये विद्युत का क्या होती है कुचालक होती है, जिससे हमें क्या आ सकता है करंट आ सकता है। ये तन्य तथा आघात वर्धनीयता होती है, जो अभी हमने पढ़ा था पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, यानी इन्हें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु के अंदर ये नहीं पाया जाता है। तो आज हमने कार्यपत्रक 5 से लगाकर 9 तक यानी चैप्टर 2 था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है उसके बारे में देखा था। आगे आने वाले वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी जितनी भी कार्यपत्रक दे रखे हैं सभी को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।